हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कॉस्ट विच कवर्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट। सो लेट्स वॉच इट। आज हम कवर करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कॉस्ट इंक्लूडिंग शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉस्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कॉस्ट होती क्या है? जो हम प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स लगाते हैं उनको जो हम प्राइसेस पे करते हैं, दैट प्राइसेस इज़ नोन एज दी कॉस्ट। हम लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चीज़ें प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं। इनके रिटर्न में जो हम पेमेंट्स करते हैं, लाइक लैंड के लिए हम रेंट पे करते हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं और लेबर के लिए हम वेजेस पे करते हैं। तो ये वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट जो है ये प्राइसेस हैं किसी भी प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए। इन्हीं प्राइसेस को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर। कॉस्ट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? प्राइसेस पेड फॉर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे रियल कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट। रियल कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर की जा सकती है। इसमें हम उन सभी पेन्स एंड सेक्रीफाइस को भी इंक्लूड करते हैं जो कि एक प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोड्यूसर जो है वो अगर प्रोडक्शन करता है तो वो काफ़ी सारा स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दैट इज़ द रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सिमिलरली प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए वो अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करता है, वो सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करता है। कई टाइम पर उसकी ज़रूरत फैमिली में होती है, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम और प्रेजेंस जो है वो प्रोडक्शन के लिए लगा रहा है। दैट पेन एंड सेक्रीफाइस इन एक्चुअल रियल सेंस नोन एज द रियल कॉस्ट। सिमिलरली नॉमिनल कॉस्ट क्या होती है? नॉमिनल कॉस्ट का मतलब है जो हम मनी पे करते हैं किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्वायर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोडक्शन के लिए मैंने लैंड ली, उस लैंड के लिए मेरे को रेंट पे करना पड़ा है। दैट रेंट इज़ नोन एज दी नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट इज दी मनी कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड ऑन वेरियस इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये था हमारा रियल कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या है? एक्सप्लिसिट का मतलब जो हम आउटसाइडर, एक्स मतलब आउटसाइडर्स को पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लेबर एक्वायर की, हम उसको वेजेस पे कर रहे हैं। हमने लोन लिया था, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। जो चीज़ें हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं दैट इज़ द नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये कैश फॉर्म में हो सकती है, बैंक फॉर्म में हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है या किसी भी वे में हो सकती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच फर्म मेक टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं अपने प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए और जो हम प्राइसेस पे करते हैं दैट इज़ दी नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हम नॉर्मली कई केसेस में तो हम इंक्लूड भी नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉयर अपनी एक्सपर्टाइज, अपना जो पेन है वो दे रहा है प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, तो वो उसके बदले में कुछ नहीं ले रहा। दैट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिमिलरली हो सकता है कि किसी पर्सन के पास अपनी ही लैंड हो जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन कर रहा है और वो प्रोडक्शन कर रहा है बस। अब जो अपनी लैंड के ऊपर अगर वो इस लैंड को कहीं और रेंट पे देता तो उसे रेंट रिसीव होता। अब वो उसी लैंड के ऊपर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस जो कॉस्ट की लैंड है, उस जो लैंड की कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड आर दी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जो हम अपने रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं और जो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर, चाहे बैकवर्ड मतलब पास्ट में हुई थी या प्रेजेंट में हो रही है, बट कॉस्ट इनकर हो रही है हमें, तो वो कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अल्टरनेटिव कॉस्ट या ट्रांसफ़र कॉस्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि बेस्ट मतलब जो भी चीज़ हमने लगाई या प्रोड्यूस करने के लिए हमने डिसीज़न लिया, उसके जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसकी क्या कॉस्ट थी, दैट इज़ नोन एज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी रिसोर्सेज की यूज़ करने की होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ गुड इज़ द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी फॉरगोन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से ऑप्शन था कि वो किसका प्रोडक्शन करे। अब अगर वो प्रोडक्शन करता है ए प्रोडक्ट का, तो जो उसने फॉरगोन किया अपना अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बी। दैट प्रोडक्शन ऑफ बी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। कि जो चीज़ को बनाने के लिए हमने दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि जैसे हमारी लैंड थी, उस लैंड के ऊपर अपना मैंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अगर मैं प्रोडक्शन शुरू नहीं करती तो जो लैंड मेरे पास थी उसको मैं रेंट के लिए दे देती और मुझे रेंटल इनकम मिलती, बट अब नहीं मिल रही। तो जो रेंटल इनकम नहीं मिल रही, दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइवेट, एक्सटर्नल एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट, एक्सटर्नल एंड सोशल कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट को। एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती है वो प्रोड्यूसर बियर नहीं करता, बल्कि सोसाइटी बियर करती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एरिया में अगर मैं प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रही हूँ, वहाँ पर मेरी फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, या वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो जो एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो फैक्ट्री के आसपास पीपल रह रहे थे, लोग रह रहे थे, उनको परेशानी होगी। तो जो परेशानी उनको हो रही है, दैट इज़ दी सोशल कॉस्ट ऑफ दी प्रोड्यूसिंग दी प्रोडक्ट। अ कॉस्ट दैट इज़ नॉट borne by the firm but is incurred by others in society is called the external cost. प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू दी कॉस्ट टू अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, जो हमारी आइडेंटिफिकेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने लेबर रखी है तो उसके ऊपर हम वेजेस पे कर रहे हैं, हमने लोन लिया हुआ है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमने लैंड रेंट पे ली हुई है तो हम रेंट पे कर रहे हैं। रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस जो हैं ये हमारी प्राइवेट कॉस्ट हो गई, जो कि एक फर्म इनकर कर रही है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट इज़ दी सम टोटल ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। इट मीन्स जो हमने टोटल एक्सपेंसेस बियर करे फॉर प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी, प्लस जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आसपास के लोगों ने, जो सोसाइटी ने इसकी कॉस्ट बियर की, दैट इज़ एक्सटर्नल कॉस्ट। इन दोनों का सम टोटल क्या बन जाता है? सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। अब नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट। कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब जब एक फैक्टर वेरिएबल होता है एंड बाकी सारे फिक्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म कॉस्ट का मतलब सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स हैं तो उनकी कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि प्रोडक्शन के होने या ना होने पर ऑल टाइम हमें इनकर होती है, जैसे कि सैलरीज़ जो हमने अकाउंटेंट रखा है, हमने कोई गार्ड रखा हुआ है, उनकी सैलरीज़ जो होती हैं वो हमें इनकर होती रहेंगी, चाहे हम अपना प्रोडक्शन कैरी आउट करें या ना करें। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन, हमने मशीनरी ले ली, उसका डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है वो तो हमें इनकर होगा ही होगा,
चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, दैट इज़ दी फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली मेंटेनेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग बना रखी है, जो हमारी मशीनरी है, उसकी मेंटेनेंस तो करवानी पड़ती है, चाहे वो एएमसी के रूप में हो, चाहे उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो। उसके लिए जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं दैट इज़ ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे इन चीज़ों का लेना देना नहीं होता। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोडक्शन के ज़्यादा करने पर या कम करने पर फ्लक्चुएट होती हैं, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम वेरिएबल कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड है, जो होगी, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, चाहे ज़ीरो प्रोडक्शन हो, दैट इज़ दी फिक्स कॉस्ट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो लोन लिया है लैंड एंड बिल्डिंग को बनाने के लिए या मशीनरी एक्वायर करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, वो तो हमें इनकर करना ही करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, तो दैट इज़ दी फिक्स कॉस्ट। जब कोई भी कॉस्ट उसके प्रोडक्शन से रेलिवेंट नहीं होती है कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, देन दैट कॉस्ट इज़ नोन एज फिक्स कॉस्ट। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर, जो लेबर होती है, सैलरीज नहीं कह रही यहाँ पर, लेबर, जो मजदूर टाइप लोग होते हैं या जो मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है, उनकी जो वेजेस होती हैं, दैट इज़ दी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तभी हम उन बंदों को रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं रखेंगे न। या फिर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें लेबर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जब किसी भी कॉस्ट का संबंध उसके प्रोडक्शन से होता है, देन दैट कॉस्ट इज़ नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें सबसे पहले आ गया डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या है? जब हमारा प्रोडक्शन होगा तभी रॉ मटेरियल लगेगा, अदरवाइज़ तो नहीं लगेगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सिमिलरली मशीनरी की रनिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मशीनरी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी पड़ रही है या फिर हमें डीजल पेट्रोल से जनरेटर चलाना पड़ रहा है, then that is the running expenses of machinery which are variable cost because it depends upon the production done by the unit or a firm. नाउ अब हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट के कितनी कैटेगरीज हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जो हमने टोटल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स को अगर एक्यूमुलेट करते, उनके ऊपर जो हमने कॉस्ट इनकर की, दैट इज़ दी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर। जो सारे, चाहे वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है चाहे नहीं है, उन सभी कॉस्ट को जब एक्यूमुलेट कर देते हैं, देन दैट इज़ दी टोटल कॉस्ट। TC is equal to TFC plus TVC, where TC is the total cost and TFC is the total cost of fixed factors which remain same, and TVC is the total cost of variable factors which changes with the output level. Next is the short run average cost. Average cost क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज मीन्स जो एवरेज होती है, मतलब मीन निकालना। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस मीन्स द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? SAC यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो TC डिवाइड बाय Q। या फिर हम SAC को कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट पता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, यानी कि TFC डिवाइड बाय Q एंड TVC डिवाइड बाय Q अगर हमें पता है, तो उनका सम टोटल जो है वो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज दी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं SMC से। SMC में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी कि एक यूनिट के कम या ज़्यादा प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, डैट इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट। इसे हम कैसे कैलकुलेट
कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये शॉर्ट रन है, इसीलिए इसमें एक फैक्टर वेरिएबल होगा और एक फैक्टर फिक्स होगा, और वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज होते जाएंगे विद द इंक्रीज इन दी आउटपुट। तो आउटपुट को हमने शो किया है 0 to 8 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स फैक्टर्स के ऊपर लगने वाली कॉस्ट वो हमारी फिक्स रहेगी क्योंकि शॉर्ट टर्म है। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 10 यूनिट से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसे हमने शो किया है 10 18 24 28 32 38 46 एंड 62 की फॉर्म में। टोटल कॉस्ट क्या होता है, TFC प्लस TVC। तो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28 एंड सो ऑन फ्रॉम 10 प्लस 62 इज इक्वल टू 72। नेक्स्ट इज AFC। AFC इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, TFC डिवाइड बाय Q, यानी कि कॉलम 2 डिवाइड बाय कॉलम 1। तो ये क्या होगा 10 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी। सो हमने डैश से शो किया है 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 10 डिवाइड बाय 4 2.5 एंड दिस इज द AFC। अब AVC क्या होता है, AVC इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय द आउटपुट, दैट इज कॉलम 3 डिवाइड बाय कॉलम 1। तो कॉलम 3 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 0 नथिंग, 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, 28 डिवाइड बाय 4 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज हम SAC। SAC मीन्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो TC डिवाइड बाय Q या फिर AFC प्लस ABC, यानी कि कॉलम 4 डिवाइड बाय कॉलम 1 दैट इज 10 डिवाइड बाय 0 नथिंग, 20 डिवाइड बाय 1 20, 28 डिवाइड बाय 2 14, या इसका क्रॉस वेरीफाई हो सकता है AFC प्लस ABC से, यानी कि कॉलम 5 प्लस कॉलम 6 दैट इज 10 प्लस 10 20, 5 प्लस 9 14, 8 प्लस 3.33 11.33, 7 प्लस 2.5 9.5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज दी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक यूनिट के इंक्रीज होने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, दैट इज दी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो TC का कॉलम है सिर्फ उसी से हमारा मतलब है, दैट इज 10 के लिए SMC ऑन 0 यूनिट इज 0, 1 यूनिट के लिए कितना होगा 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 10 दैट इज 10, 28 डिवाइड बाय 28, 34 माइनस 28 6, 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 38 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में हम सबसे पहले देखते हैं TC की क्या शेप होती है। TC इज दी सम टोटल ऑफ TVC एंड TFC। X एक्सिस पे हमने आउटपुट एंड Y एक्सिस पे कॉस्ट को शो किया हुआ है। रेड जो कर्व है दैट इज आर TC कर्व विच इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। जो ब्लू लाइन है दैट इज TVC और जो ऑरेंज लाइन है दैट इज TFC। TFC जो है वो कांस्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो चाहे हमारा आउटपुट 0 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो तो हमारा कांस्टेंट 10 पर है। ये सेम शेड्यूल से ड्रॉ किया गया है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा TVC है वो आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज़ होता रहता है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में किया था कि प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होता है, जब आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो वेरिएबल फैक्टर्स को हम तब तक इंक्रीज़ कर पाते हैं जब तक कि उसका सैचुरेशन लेवल ना आ जाए। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो उतना आउटपुट नहीं दे पाते हैं फैक्टर्स जितना कि होना चाहिए। उसी को ये रिगार्डिंग कॉस्ट भी इफ़ेक्ट होती है कि कॉस्ट पहले तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होती है, TVC जो है वो आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फिर थोड़ी सी स्लो हो जाती है यानी कि अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। देन
फिर इंक्रीज तो होती है बट डिक्रीजिंग ट्रेंड पे। तो इसीलिए टीवीसी का शेप जो है वो इन्वर्सली शेप होता है। अब टी सी जो है यानी कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का सबमिशन होती है, इसीलिए वो 10 यूनिट से स्टार्ट हुई है, क्योंकि टीएफसी जो है वो 10 है। ये भी पैरेलल टू दी टीवीसी होगी, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस जो है वो टीएफसी का होगा, इसीलिए टीसी की शेप भी इन्वर्सली एस शेप होती है पैरेलल टू दी टीवीसी। ओके, नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है हमारा एएफसी प्लस एवीसी का सम टोटल, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है फिगर में। एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी रेड लाइन से शो है, ब्लू लाइन हमारी एवीसी की है एंड ऑरेंज लाइन जो है हमारी एएफसी की है। एएफसी कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में है। एवीसी कर्व जो है दैट इज जो यू की फॉर्म में आ रहा है, एवीसी यू शेप कर्व है एंड एसी इज ऑल्सो यानी एसएसी इज ऑल्सो यू शेप कर्व। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी उतना ही होता है जितना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है। यू शेप किस लिए होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं पहले हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना शुरू होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। देन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेम हो जाता है एंड देन फिर डिस इकोनॉमीज बढ़ने लगती हैं। इसीलिए पहले हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, देन वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है और फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एवीसी का कर्व जो है वो यू शेप होता है। इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तब एक पॉइंट तक जब तक कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं आया है वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स का, तब तक एवीसी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे होती है। जब वो ऑप्टिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वो अपने मिनिमम पे पहुंच जाती है एवीसी एंड देन स्टार्ट राइजिंग। इसीलिए एवीसी कर्व जो है वो यू शेप होता है। एएफसी जो होता है वो डिक्लाइन टर्म पे होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में एंड एसएसी इज द सम टोटल ऑफ एवीसी एंड एएफसी, इसीलिए वो शुरू में थोड़ा स्लांटिंग में आता है देन यू शेप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी यू शेप का होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कि पहले वो डिक्लाइन होगा देन वो अपने मिनिमम पे पहुंचेगा देन इंक्रीज होना शुरू कर देगा एज शोन इन दी शेड्यूल ऑल्सो। According to law of variable proportion, MC is reciprocal of MP। हमने MP का कर्व देखा था, MP जो है वो भी ऐसे ही जा रहा था। It implies जब MC फॉल होता है तो MP राइज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स की वजह से, और राइजिंग MC जो है जब MC इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे MP फॉल हो रहा होता है। MP का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट फॉल हो रहा होता है, दैट इज ड्यू टू द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसीलिए SMC जो है वो यू शेप है क्योंकि MP जो है वो इन्वर्सली यू शेप होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इसीलिए SMC जो है वो यू शेप कर्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। गिवन फिगर में हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को शो किया गया है। SMC
एसएसी और एबीसी कर्व जो है वो यू शेप कर्व है और उनको हमने रिप्रेजेंट किया है फिगर में। एसएमसी और एसएसी के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हम 3 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं कि जब एसएसी जो है वो फॉल हो रही है, जब वो अपने मिनिमम पे है और जब वो राइज होना शुरू करेगी। जब एसएसी फॉल हो रही है तो एसएमसी भी फॉल हो रही है, लेकिन एसी जो है वो एमसी से ग्रेटर है। जब एसएसी अपने मिनिमम के ऊपर आएगी तब एसएमसी उसे कट करती हुई ऊपर जाएगी, डैट इज ऑन पॉइंट एस। उस पॉइंट के ऊपर एसएसी और एसएमसी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देयर आफ्टर एसएमसी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ती जाएगी, जबकि एसएसी नॉमिनल स्पीड से राइज हो रही होगी। इसीलिए यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर देन होगी, एज शोन इन दी फिगर। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप है वो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में है। गिवन फिगर में हमने अपर पार्ट में टोटल कॉस्ट कर्व को शो किया है एंड सेकंड पार्ट में हमने मार्जिनल कॉस्ट को शो किया है। जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रिटर्न से, तब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, डैट इज बिफोर पॉइंट क्यू। जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट से, जहाँ पर ये क्यू आता है, उस टाइम पे एमसी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर है, यानी कि एमसी जो है अपने मिनिमम के ऊपर है। आफ्टर दैट पॉइंट टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। जब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है तब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एसएमसी जो है वो यू शेप कर्व होता है और टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इन्वर्सली एस शेप होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ होती नहीं है, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट ही मेन कंपोनेंट होती है किसी भी कॉस्ट को लेकर। तो इसके अंदर हमारे 3 चीज़ें हो गई, डैट इज़ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जितने भी हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं फॉर द इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हो गई? टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन दी क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। इनकी शेप्स को हम पढ़ते हैं। लॉन्ग रन में हमारा जो एप्लीकेबल होता है दैट इज़ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल अगर एप्लीकेबल होता है तो हमारा एसी और एमसी जो है वो यू शेप कर्व ही होता है। इसके लिए हमने गिवन फिगर में एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट को शो किया गया है। एल आर एम सी और एल आर ए सी जो है वो यू शेप कर्व है, जहाँ पर एल आर एम सी जो है वो ए सी को उसके मिनिमम पे कट करती हुई ऊपर जा रही है। इसको अगर हम रिटर्न टू स्केल के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ें तो ड्यूरिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एवरेज कॉस्ट फॉल होगी, क्योंकि फर्म जो है अपने आउटपुट को इंक्रीज कर पा रही है विद दी लेस कॉस्ट, इसीलिए एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। उसके बाद एक कांस्टेंट स्टेज आएगी जहाँ पर एसी जो है वो अपने मिनिमम पे आ जाएगा। जिस टाइम एसी जो है वो अपने मिनिमम के ऊपर आता है, एसी जो है अपने मिनिमम के ऊपर आता है, उस टाइम एमसी उसे नीचे से कट करती हुई ऊपर जाती है। एट दैट पॉइंट LRMC and LRAC is equal to each other as shown by the point M. After that डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में जितने इनपुट्स हमने लगाए हैं उसके रिटर्न में आउटपुट नहीं मिल पाता, जिस वजह से एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है तब मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही होती है, बट एट ग्रेटर पेस। अकॉर्डिंगली LRAC एंड LRMC इज यू शेप कर्व।
LRMC AC कर्व को उसके मिनिमम पे कट करती हुई ऊपर बढ़ती है। That's all for today. We will meet again with a new topic.